हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो 3 सितंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर से, जो कि होंगे द हिंदू से ही। उससे जुड़े जो कॉन्टेक्स्ट है अगर रिक्वायर्ड होगा वो मैं आपको बता दूंगी यहाँ पे। फिर उससे जुड़े अगेन हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन ही होने वाले हैं आज, कुछ इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। बट हाँ, जो नंबर ऑफ न्यूज़ अगर आप देखेंगे वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही यहाँ पर अगर होगा जो भी मैं बताऊँगी वही चीज़ आप पढ़ोगे। उसके अलावा आपको कुछ भी देखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले चीज कि बेल्जियम इज द लेटेस्ट नेशन प्लानिंग टू रिकॉग्नाइज अ पैलेस्टीनियन स्टेट, ठीक है। लास्ट हमने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो जनरल असेंबली में, ठीक है, जब भी अब ये सितंबर के फर्स्ट वीक के आसपास ही हमारे पास शुरू होगा यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का सेशन, राइट। तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी सोच रहा था रिकॉग्नाइज करने के लिए पैलेस्टीन को, एंड बैक्ड बाय दैट अब उसके बाद क्या हो रहा है कि बेल्जियम भी रिकॉग्नाइज करना चाह रहा है पैलेस्टीन को एज अ डिफरेंट स्टेट, ठीक है। प्लान कर रहा है, अभी पक्का नहीं है बट प्लान तो कर रहा है। अगर प्लान कर रहा है तो जनरल असेंबली में अनाउंसमेंट भी होगी उस चीज़ को लेकर। सो अब क्या है सवाल देखना है हमें पैलेस्टीन को लेकर, ठीक है, कि पैलेस्टीन का जो बॉर्डर है वो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो रही है उसके अकॉर्डिंगली जो पैलेस्टीन की जो स्टेट बनेगी एज पर द ट्रीटी 1960s में जो वहाँ पर हुई थी, या सीज फायर एक तरह से आप कह सकते हो, बेस्ड ऑन दैट मैप कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके साथ पैलेस्टीन अपना बॉर्डर शेयर करेगा इफ एट ऑल इट इज रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। तो जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, लेबनान या सीरिया। करेक्ट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए बनता है, जॉर्डन, ठीक है। तो अब हमारे पास करंटली अभी सिचुएशन के हिसाब से 1967 से पहले सीज फायर की जो लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की गई थी उसके अकॉर्डिंगली अब जो मार्क्ड एरिया है हमारे पास येलो वाला, ठीक है, तो गाजा वाला रीजन एंड ये वेस्ट बैंक में जो कुछ थोड़ा सा रीजन है, जेरूसलेम जो है वैसे टेक्निकली अभी ना इजराइल के पास है ना पैलेस्टीन के पास है, इजिप्ट उसे देख रहा है ना, इजिप्ट ओवरसी कर रहा है उसको। सो बट चलो अगेन उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पे जॉर्डन जो है कंट्री पड़ेगी जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करेगी विद पैलेस्टीन इफ एट ऑल इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट, एज अ सेपरेट स्टेट बाय द नेशंस, एंड अगर वो एक अलग से कंट्री यहाँ पर बनती है, ठीक है। देन हाउ डेड बर्ड्स ओल्ड मैप्स आर हेल्पिंग साइंटिस्ट ट्रैक बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है नीलगिरीज का, ठीक है। बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है जो कि रेलिवेंट है ही नहीं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दैट इज कि फर्स्ट ये जो ब्लॉक है ना सिर्फ इतना ही आपके लिए रेलिवेंट है, इसके अलावा कुछ और आपको पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर नीलगिरीज के ऊपर रिसर्च की गई है वापस से, एंड जो डेटा है वो डिराइव किया गया है किस तरीके से कि एक तो जो म्यूजियम्स में डेटा पड़ा हुआ था वो, एंड खुद से साइट पे जाके जो भी आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो वो, ठीक है। सो अब क्या किया गया अभी साइट पे एंड स्पेसिफिकली जो हमारे पास सैटेलाइट्स के थ्रू इमेजेस अवेलेबल है, ठीक है। तो नीलगिरीज अपने आप में ही सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसका पार्ट है, ठीक है। नीलगिरीज पार्ट है हमारा वेस्टर्न घाट्स का, ठीक, वेस्टर्न घाट्स का ये पार्ट है। तो वेस्टर्न घाट्स अपने आप में एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है। सो जो डेटा इन्होंने कोलेट किया यहाँ पर म्यूजियम्स के तौर पे, म्यूजियम्स में क्या क्या चीज़ों को यहाँ पर नोटिस किया, जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे थे इंडियंस, ठीक है, इंडिया जब ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी उस टाइम पे देयर वर सर्टेन मैप्स या सर्टेन अकाउंट्स कि किस तरह की स्पीशीज़ यहाँ पर पाई जाती है ना, उनको कंपेयर किया जा रहा है आजकल के जो हमारे पास रियल टाइम डेटा अवेलेबल है, ठीक है। सो ये रियल टाइम डेटा के बेसिस पे अब क्या हुआ कि जो पुराने मैप्स हमारे पास एग्जिस्ट करते थे ना उनकी इन्होंने क्या की, डिजिटलाइजेशन, या आप कह सकते हो डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर इसको स्टोर किया, ठीक है। देयर वाज अ सर्टेन टेक्निक जिसके तौर पे उन्होंने कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर मैच किया, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स को मैच करने के बाद इसको डिजिटली अब अपलोड कर दिया एंड कंपेयर किया अभी की सैटेलाइट इमेजेस के साथ, ठीक है। अब वो चीज़ हुई पहली चीज़। दूसरी चीज़ अकाउंट्स, सर्टन जितने भी रिसर्चर्स उस टाइम पे थे उन्होंने जितनी भी स्पीशीज़ को यहाँ पर नोट डाउन किया था, उन स्पीशीज़ में और अभी स्पीशीज़ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, कितना लॉस हुआ है क्या नहीं, वो सब चीज़ों को यहाँ पर कंपेयर किया गया। तो बेसिक्स आइडिया ये है। तो पहली चीज़ उन्होंने ये पाई कि जो ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है, ग्रासलैंड्स हैं वो कम हो गए हैं, ठीक है, नीलगिरीज में 1900s या आप कह सकते हो कि 1850s के आसपास के बाद से अब तक अगर हम डेटा यहाँ पे कंपेयर करें जो ग्रासलैंड्स का नंबर है या जो एरिया है वो कम हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ग्रासलैंड जो है उसको टेक ओवर यहाँ पे किसने किया है, एरिड रीजन या डेजर्टिफिकेशन यहाँ पर नहीं हुई है, उसको टेक ओवर करने के लिए यहाँ पर जो फॉरेस्ट है जिसमें अगर हम बोले डेंस फॉरेस्ट है उन्होंने इस एरिया को कवर कर लिया है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है विद रिस्पेक्ट टू स्पीशीज़। अब फॉरेस्ट ने कवर कर लिया है तो ग्रासलैंड वाली जितनी भी स्पीशीज़ हैं ऑटोमेटिकली कम हो गई,
ठीक है। अब जो डेंस फॉरेस्ट वाली स्पीशीज हैं जिसके अंदर स्पेसिफिकली हमारे पास इन्वेजिव स्पीशीज आती हैं, उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। ठीक है, तो ये दो चीजें यहाँ पे बताई गई। तो इसी आर्टिकल में एक कंसर्न यह बताया गया कि फॉरेस्ट को देखने के बाद भी, या फॉरेस्ट जो है वो चाहे उनका एरिया बढ़ गया है यहाँ पर, बट जो ग्रासलैंड्स एज अ होल अगर हम कंपेयर करके देखें, उनकी इंपॉर्टेंस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अगर वर्ल्ड वाइड लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं की जा रही है जितनी होनी चाहिए। ठीक है, कि ग्रासलैंड अपने आप में ही एक नीश है जो प्रोवाइड कर रहा है विद, जो कि अब स्पेसिफिक है टू नीलगिरीज एज अ होल अगर हम देखें, है ना। सो अब उसको भी रिकॉग्नाइज यहाँ पे करने की जरूरत है। सो आपको ये बेसिक आर्टिकल ये चीज बता रहा है। अब मैं पढ़ के बता देती हूँ हमको कि क्या क्या चीजें यहाँ पर है। कि नीलगिरीज को हम नीले रंग का क्यों बोलते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोबिलन फ्लावर्स। ठीक है, अब मैं कैसे इसको प्रोनाउंस करूं? स्ट्रोबाइलैंथस फ्लावर्स, जो कि नीलगिरीज में ही पाए जाते हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, एंड और क्या क्या चीजें होती है? नीलगिरी पिपेट होता है, नीलगिरी शुल्काली होता है, हमारे पास नीलगिरी लाफिंग थ्रश करके होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं जनरली, है ना। तो इसी वजह से नीलगिरीज जो है अपने आप में ही ऐसी एंडेमिक स्पीशीज को होस्ट करता है। सो ऑल टुगेदर यहाँ पे उन्होंने म्यूजियम्स एंड फील्ड बेस्ड सर्विस के बेसिस पे डेटा जो है कलेक्ट किया। एंड लैक ऑफ रिकग्निशन यहाँ पर स्पेसिफिक टाइटल दिया गया है। पहली चीज कि डिजिटलाइज की गई जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, जो कि ब्रिटिश ऑर्थोनॉलॉजिस्ट लेट 1800s में जिन्होंने डेटा कलेक्ट किया था, वही सारी चीज़, वही सारी स्टोरी यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, एंड डिजिटलाइज किया एक हिस्टोरिकल लैंड यूज मैप को एंड कंपेयर इट किया विद करंट सैटेलाइट इमेजेस। एंड अबंडेंस ऑफ दैट इज ऑलमोस्ट 90% ऑफ द ग्रासलैंड बर्ड्स इन द नीलगिरीज हैज ड्रॉप्ड। ठीक है, बर्ड्स के केसेस में ग्रासलैंड बर्ड्स जो है वो ड्रॉप हो चुके हैं, उनकी पॉपुलेशन बाय 90%। एंड नीलगिरी पिपित एंड मालाबार लार्क, बोथ ऑफ विच आर रिस्ट्रिक्टेड टू ग्रासलैंड हैबिटेट्स इन पर्टिकुलर, उन्होंने सबसे ज़्यादा डिक्लाइन देखा है। ये दो स्पीशीज़ ने विद रिस्पेक्ट टू जब हम ट्रीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, लाइकवाइज अब GIS बेस्ड लैंड कवर चेंज के तौर पर ये चीज़ देखा गया कि जो एक्सटेंट ऑफ ग्रासलैंड है वो 80% से कम हो गया है। एंड 53% ऑफ द फॉरेस्ट बर्ड्स जो है वो रिलेटिवली स्टेबल रही इन द लास्ट सेंचुरी। ठीक है, फॉरेस्ट बर्ड्स जो है 53% से स्टेबल यहाँ पर रही। एंड दिस इज बिकॉज मच ऑफ द ग्रासलैंड हैबिटेट्स जो है उनको रिप्लेस कर लिया है ओवर टाइम बाय वुडेड फॉरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइदर एक्सोटिक प्लांटेशंस और वुडी इन्वेजिव स्पीशीज इन रिस्पॉन्स टू द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर देखनी है। परहैप्स द बिगेस्ट थ्रेट इज द लैक ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ ग्रासलैंड्स एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लैंडस्केप। बस इसके अलावा और कुछ यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सारा आर्टिकल यहाँ पर आपके लिए व्यर्थ है। बस इतनी ही चीज आपको पढ़नी है। देन अब सवाल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, नीलगिरीज आर फोल्ड माउंटेन्स, पहली स्टेटमेंट कह रही है। सेकंड स्टेटमेंट है नीलगिरीज वॉज मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व वॉज गिवन, आ जाएगा यहाँ पर, was given man and the biosphere reserve status in the year of 1986. Which of the statements above is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस जो है हमारे पास ऑल टुगेदर वेस्टर्न घाट्स एंड नीलगिरीज को स्पेसिफिकली देखें तो 1986 में दिया गया था। वेरएज अगर हम नीलगिरीज को देखें तो वो फोल्ड माउंटेन्स नहीं है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स हमारे पास कौन से हैं इंडिया के अंदर? जब हम अरावलीज की बात करते हैं, ठीक है, अरावलीज की बात करते हैं। एंड नीलगिरीज को अगर हम बात करें तो कौन से तरह के माउंटेन्स उन्हें हम ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक माउंटेन्स जो हैं कैसे हैं? क्योंकि अब दो फॉल्ट लाइन होती है। फॉल्ट लाइन क्या होती है? हमारे पास टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है। एक तो हमारे पास मेजर प्लेट्स आती है, माइनर प्लेट्स के अंदर भी हमारे पास फॉल्ट लाइन्स है। क्यों? क्योंकि एस्थेनोस्फेयर में अगर हम देखते हैं एक लिक्विड लेयर है, ठीक है, अर्थ की कोर के जितने भी लेयर्स है उसके ऊपर एक लिक्विड लेयर है जिसको हम एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं ना। उसी के ऊपर जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो अब तैरती हैं एक तरह से। अब वो तैर रही हैं तो वो कांस्टेंट मूवमेंट में रहती हैं। कांस्टेंट मूवमेंट की वजह से हमारे पास सर्टेन बारीक, यहाँ पे आप कह सकते हो छोटे लेवल की फॉल्ट लाइंस एग्जिस्ट करती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर। ठीक है, सो उन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी की वजह से अब क्या होता है कि एक एरिया अगर आप देखो नीचे को खिसक जाता है। ठीक है, फोल्ड नहीं हो रहा है बट बल्कि नीचे को खिसक जाता है हल्का सा एक एरिया से। अब आप कह सकते हो कि स्लोप की फॉर्मेशन जैसे हमारी होती है ना, तो स्लोप हर तरफ सेम नहीं रहता है। तो सेम तरीके से आप देखिए कि जो एरिया है अभी डायग्राम के तौर पे, कुछ एरिया जो है वो ऊपर रह जाता है, कुछ एरिया जो है वो नीचे धंस जाता है। तो ऊपर वाला रीजन जो है हमारे पास वो ब्लॉक माउंटेन्स यहाँ पर कहलाते हैं। ठीक है, सेम ही चीज़ यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स और नीलगिरीज के केस में होती है। ठीक है, तो इन्हें हम ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं, तो ये ध्यान में रखना। तो अब एक क्वेश्चन मेरे पास आपके लिए ये है कि जो नीलगिरीज हैं स्पेसिफिकली
कंपोनेंट्स क्या हैं, कौन से यहाँ पर जनरली रॉक्स या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं इतना आपको हिंट दे सकती हूँ कि मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। अब वो कौन से मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, 3 है बेसिक कॉम्पोजिशन के अंदर, आप मुझे वो तीनों के तीनों नाम यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देन COP32 फोकस ऑन नोन सोल्यूशन सेज इट्स प्रेसिडेंट। सो अब COP30 कहाँ पे होने वाला है, सबसे पहले वो देखिए ब्राजील के अंदर। ठीक है, इस बार फोकस क्या होगा कि नए हम यहाँ पे प्रोमिसेस नहीं करेंगे, यहाँ पे जो अब बात हो रही है पिछले प्रोमिसेस की, उनकी इंप्लीमेंटेशन लेवल कहाँ पर पहुंची, क्योंकि अब इसमें एक मेजर मुद्दा आता है सिंस यूएसए ने फॉर द वेरी सेकेंड टाइम, ठीक है, अब जो हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट है 2015 के अंदर जो साइन किया गया था उसे बैकआउट कर लिया है। ठीक है, सो अब ये एक मेजर कंसर्न रेज करता है। क्यों? क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट से पहले जितने भी क्लाइमेट चेंज को लेकर एग्रीमेंट्स हुए थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर लगे थे। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज के को ही बोला गया था कि आप अपना जो पोल्यूशन लेवल है वो कम कर दीजिए। इट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि जब पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया गया था कि ऑल द नेशंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या डेवलप्ड नेशंस है, ठीक है, सभी के केस में यहाँ पर यही चीज को कंसिडर किया गया था कि सब के सब ये प्लेज कर रहे हैं कि बाय द ईयर ऑफ 2070 मैक्सिमम, है ना, प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक, दैट इज बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक अपना जो टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर है, वहां पे पहुंचाने की बात कर रहे थे। ठीक है, उसके लिए प्लेज किया था, उसके लिए काम किया जाएगा। तो इस बार उसके ऊपर कितना काम किया जा रहा है उसको ध्यान में यहाँ पर रखना पड़ेगा, एंड व्हाट ऑल इज टू बी डन आगे इन द फ्यूचर, वो प्लान ऑफ एक्शन यहाँ पे इस बार डिसाइड होगा। ठीक है, बाकी जो सेकेंड हाफ ऑफ द न्यूज है ना, वो मैंने आपको बता दी कि क्या है पेरिस एग्रीमेंट, क्या यहाँ पे प्रॉमिस किया गया था, बट अभी की सिचुएशन के हिसाब से आपको यही चीज बताई जा रही है कि इंपैक्ट जो सभी कंट्रीज के ऊपर करंट कमिटमेंट के हिसाब से जैसे जब सब चल रहे हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल, तो क्या बल्कि 2.6 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में टेम्परेचर के अंदर। ठीक है, सो अभी जो पेरिस एग्रीमेंट है उससे हम फार 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 बिहाइंड है। अगर आज ग्लोबली अगर हम देखें, वासुदेव कुटुंबकम की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अर्थ एज अ होल अगर हम देखें तो 2.6 डिग्री सेल्सियस से जो एनवायरमेंट है या जो टेम्परेचर है ग्लोबल लेवल्स पे वो राइज होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, पूरी न्यूज आपको ये कह रही है। देन कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कॉप की बात हो रही है तो आपको लोकेशंस यहाँ पर पता होनी चाहिए। COP29 बाकू, COP28 इजिप्ट, COP27 दुबई। हाउ मेनी पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड? तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनता है? बिल्कुल रिलेटिवली सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास फर्स्ट वाला हमारा जो करेक्टली मैच है। ठीक है, COP29 बाकू जो है वो करेक्टली मैच है। उसके बाद अगर हम देखें 28 दुबई में हुआ था एंड 27 इजिप्ट, शर्म अल शेख। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर सबको याद रह जाता है जनरली, तो ये इसका करेक्ट आंसर बनता है। देन इंडियन नेवीज फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन डॉक्स इन सीशेल्स। कुछ स्पेसिफिक यहाँ पर नहीं है, आपको शिप्स के नाम पता होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, INS तीर, शार्दुल, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। ठीक है, फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन जो है वो पोर्ट विक्टोरिया सीशेल्स में यहाँ पे पहुंच गई है। इनकी वहाँ पे ट्रेनिंग होगी, लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट की जाएगी। कहाँ पे? इंडियन ओशन रीजन के अंदर ही, साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन के अंदर। तो अब आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए? एक तो चलो आपको ये पता लग गया फर्स्ट स्क्वाड्रन जो है उसकी भी ट्रेनिंग हो रही है। इंडियन ओशन रीजन, अगर आप मेंस की बात करें ना, तो इंडियन ओशन रीजन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रेलेवेंस है, कौन से कंट्रीज इसके अंदर फॉल करते हैं, एंड जियोपॉलिटिकली कैसे इंपॉर्टेंट है, ट्रेड की पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, थोड़ी सी रिसर्च करना, आंसर उसी के अकॉर्डिंगली लिखना। सेकेंड पार्ट आता है हमारा सीशेल्स। ठीक है, सीशेल्स जो कंट्री है या आप कह सकते हो कि कितने यहाँ पे आइलैंड्स है, क्या उसके कोई बॉर्डरिंग नेशन है भी या नहीं है, तो कितने आइलैंड्स, अगर आइलैंड नेशंस हैं या आइलैंड नेशन है ऑल टुगेदर, तो कितने यहाँ पर हमारे पास जो है आर्कीपेलागोस का ये ग्रुप है ना। तो कौन से कंट्रीज या जो आप कह सकते हो वाटर बॉडीज हैं वो इसके अंदर या इसके अराउंड यहाँ पे फॉल करते हैं, वो सब चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। सवाल अब हम सीशेल्स के ऊपर ही देखेंगे। ठीक है, जस्ट टू मेक इट इजियर फॉर यू, विच अमंग द फॉलोइंग नेशंस इज नॉट लोकेटेड टू द साउथ ऑफ सीशेल्स। ठीक है, तो साउथ ऑफ सीशेल्स वर्ड यहाँ पे आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी अब हम जो स्टेटमेंट्स है उसको और डिफिकल्ट करना है, यहाँ पे क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सवाल ऐसे ही आता है। आप बोलोगे कि सीशेल्स के आसपास तो कोई नेशन वैसे जल्दी पड़ता नहीं है, आर्कीपेलागोस है एंड इंडियन ओशन रीजन के अंदर ये पड़ता है कि आसपास इंडियन ओशन ही है। ठीक है, अगर हम मैप को ध्यान से देखें तो कौन सी यहाँ पे कंट्री जो साउथ ऑफ सीशेल्स में नहीं है? मॉरिशस, मैडागास्कर, मायोते एंड मालदीव्स। ठीक है, तो क्या इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली?
तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मालदीव्स, क्योंकि अगर हम मालदीव्स की यहाँ पे बात करें तो वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पड़ता है, ठीक है। मैडागास्कर साउथ ईस्ट के अंदर, मॉरिशियस टू द साउथ, एंड कोमोरोस एंड मोयोते जो है वो साउथ वेस्ट में है, जांजिबार वेस्ट में, कीनिया एंड मेनलैंड अफ्रीका जो है अबाउट 1000 माइल्स दैट इज 1600 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ कीनिया है एंड द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। अगर हम वाटर बॉडी की बात करें तो इंडियन ओशन के अंदर प्योरली ये सीशेल के जितने भी नंबर ऑफ आइलैंड्स 100 प्लस आई गेस 115 आइलैंड्स का ग्रुप है ये वहीं पे फॉल करता है, ठीक है। देन फॉरेन ट्राइब्यूनल्स कैन इशू अरेस्ट वारंट्स, सेंड फॉरेनर्स टू डिटेंशन सेंटर्स। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है हमने पहले ही डिस्कस करा था जब हमने एनआरसी के रिगार्डिंग बात की थी, जब हम यहाँ पर इंटेंसिव रिवीजन की बात कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू बिहार, तो उसी के आसपास यहाँ पर ना हमारे पास न्यूज़ आई थी कि इंटेंसिव रिवीजन अब नेक्स्ट जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में स्पेसिफिकली असम में करने की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि एनआरसी का या आप कह सकते हो नेशनल जो रजिस्टर है वो बनाना बहुत ज़रूरी है, एंड इसी वजह से जो फॉरेन ट्राइब्यूनल्स हैं वो आइडेंटिफाई कर लें वहाँ पर जितने भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, कि वो आइडेंटिफाई करें कि कौन से फॉरेनर्स हैं, वहाँ पे फॉरेन ट्राइब्यूनल्स को इस्टेब्लिश तो कर ही दिया गया है ना, तो बाय एन ऑर्डर 2025 का, तो ये फॉरेन ट्राइब्यूनल्स जो है इस्टेब्लिश होने के बाद अब जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं या तो वो उन्हें डिपोर्ट करें बैक टू देयर कंट्रीज, ठीक है सॉरी, या तो वो उन्हें डिपोर्ट करें वापस से उनकी कंट्री से, ठीक है, एंड अगर वो अपनी सिटीजनशिप इंडिया की प्रूव नहीं कर पाते हैं तो या तो वापस भेजा जाएगा या उनको यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट होगी, ठीक है, या आइदर वेज यहाँ पर किसी तरीके से अभी बताया नहीं जा रहा था ना कि एग्जैक्टली क्या पनिशमेंट होगी या क्या है क्या नहीं, ठीक है। सो बट अब उसके ऊपर थोड़ी सी अपडेट हमारे पास आई है। तो सिमिलर तरीके से अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय एन ऑर्डर यहाँ पर बोला है कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लेवल का व्यक्ति है या इवन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है, जो सबसे लोएस्ट लेवल्स में अगर हम देखें जुडिशरी में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में फर्स्ट क्लास, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सेकंड की जब हम बात कर रहे हैं तो वो बड़ी हमारे पास जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। सबसे लोअर लेवल पे अगर हम देखें तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही आते हैं, ठीक है, जो कि पेटी ऑफेंसेस या थोड़े से ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर ऑफेंसेस को ट्राई कर सकते हैं। तो उनको भी यहाँ पर पावर दे दी है कि वो अरेस्ट वारंट को इश्यू कर सकते हैं अगर वो फॉरेन ट्राइब्यूनल्स में यहाँ पर जिनको ट्राई कर सकते हैं केसेस को लेकर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर एडिशनल बताई गई है कि फ्रेश इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर 2025 ने ये नोटिफाई किया, जो कि अभी रिसेंटली निकाला गया है मंडे को ही, कि अब कोई भी व्यक्ति को आप डिटेंशन में या जेल में डाल सकते हो, होल्डिंग सेंटर में डाल सकते हो अगर वो अपना प्रूफ ऑफ नॉट बीइंग अ फॉरेनर अगर नहीं दे सकता। मतलब इलीगल इमिग्रेंट अगर कोई भी है, क्योंकि उनके पास कोई फॉरेनर होने का प्रूफ नहीं होता है, कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं होते तो आप उनको जेल में डालिए, ठीक है। अब फॉरेन ट्राइब्यूनल्स को इशू किए गए हैं या पावर दे दी गई है अरेस्ट वारंट देने की टू अ पर्सन जो कि जिसकी नेशनैलिटी जो है कंटेस्ट की जाती है एंड इट फेल्स टू अपीयर इन पर्सन, एंड ये किसके तहत हुआ? नोटिफाई किया गया अंडर इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 2025। एडिशनल चीज़ें भी यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बताई गई हैं कि कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति अगर आइडेंटिफाई होता है उनको जॉब नहीं दी जाएगी, ठीक है। द सप्लाई ऑफ पावर और वाटर, पेट्रोलियम सेक्टर, फील्ड्स ऑफ डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड ह्यूमन राइट्स विदाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट्स नॉट, द सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट सेंडिंग देम बैक आफ्टर बीइंग कैप्चर, ठीक है, उनकी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ली जाएगी, उनको वापस भेजने की यहाँ पे बात की जाएगी। डेमोग्राफिक डिटेल्स तो उनके बेसिस पे पता लगने की कोशिश करवाई जाएगी, एंड ऑन द डेजिग्नेटेड पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट के वहाँ पे उसे अपलोड कर दिया जाएगा। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि सिंगल विंडो सिस्टम सरकार बनाना चाहती है विद रिस्पेक्ट टू देम एज वेल। तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है कि वही व्यक्ति अगर दूसरे रूट से किसी और स्टेट में भी चला जाता है तो उसको ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। एंड जो ऑर्डर है वो ये भी स्टेट कर रहा है कि फॉरनर मे बी रिफ्यूज to entry or stay in India if he or she is convicted on the charges of anti-national activities, espionage, rape, murder, crime against humanity, ठीक है, terrorism and subversive activities, human trafficking, racketeering in fake travel documents and currency including crypto, ठीक है, डिजिटल करेंसी भी इसका पार्ट बना दिया गया, साइबर क्राइम, चाइल्ड अब्यूज और फाउंड इन्वॉल्व्ड इन सच ऑफेंसेस, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बेसिस पे भी अगर आधार पे अगर शक भी होता है तो भी इन दैट केस ऑल्सो आपको यहाँ पर या तो अरेस्ट किया जा सकता है या तो आपको वापस भेजा जाएगा, ठीक है। वैसे जनरली तो अरेस्ट ही किया जाएगा इन सच केसेस, ठीक है। एग्जेम्पशन भी यहाँ पर इसी ऑर्डर के अंदर बताई गई आपको कि नेपाल एंड भूटान के सिटीजन्स, तिब्बतन्स एंड श्रीलंकन तमिल्स फ्रॉम द एक्ट दे हैव बीन ओमिटेड।
ठीक है, कि वो इसका यहाँ पर पार्ट नहीं है स्पेसिफिकली। अब ये असम के केस में फॉरेन ट्राइब्यूनल्स को इस्टेब्लिश जिनको किया गया है उनको ये एक्स्ट्रा पावर यहाँ पर दे दी गई है। ठीक है, सो क्वेश्चन देखते हैं अब हम कि नेपाल एंड बांग्लादेश सिटीजन्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एग्जेम्पशन ऑर्डर ऑफ 2025। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी इस्टेब्लिश इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? रिलेटिवली सिंपल सी बात है कि बांग्लादेश यहाँ पर नहीं आना चाहिए। बांग्लादेशी सिटीजन जो कि इलीगली यहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं इंडिया के अंडर, उनको ही तो वापस भेजना है, तो बांग्लादेश के सिटीजन्स को हम एग्जेम्प्ट क्यों करेंगे भाई, है ना? तो पहली स्टेटमेंट तुम्हारी इनकरेक्ट हो जाती है। अगर नेपाल एंड भूटान होता या श्रीलंकन तमिल्स होते तो या तिब्बतन्स होते तो इन दैट केस माना जा सकता था। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास जो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल है वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, यहाँ तक ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बट ये सारे नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में इस्टेब्लिश नहीं की गई है। एनआरसी सबसे पहले असम में लाने की बात की जा रही थी, तो इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो असम के अंदर ही की गई है सबसे पहले फॉरेन ट्राइब्यूनल की। तो करंटली अगर जो भी ये ऑर्डर पास हुआ है ये असम में ही इम्पैक्ट लेकर आएगा। पूरे इंडिया में कहीं पे फॉरेन ट्राइब्यूनल्स यहाँ पर अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं एक्सेप्ट फॉर द स्टेट ऑफ असम। ठीक है, सो इसी वजह से हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट हो जाती है एंड इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बनता है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये पीआईबी का डेटा है, इसके अकॉर्डिंगली आपको पता लग जाएगा कि जो फॉरेनर्स या ट्राइब्यूनल है वो बनाए गए हैं एंड असम के अंदर ही स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, देन इंडियन थाई सोल्जर्स बिगिन जॉइंट एक्सरसाइज इन मेघालय। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बहुत ज़्यादा पिक्चर में है। पहले मैंने ये सोचा कि मैं क्वेश्चन आपको ऐसा दूं कि जो अब मेघालय से रिलेटेड है, क्योंकि हम मिजोरम को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कल तो अब मैंने सोचा नहीं, अब आपको थोड़ी सी एडिशनल यहाँ पर मैं कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछूंगी। तो अब नाम क्या है इसका? मैत्री। ठीक है, मैत्री का 14th यहाँ पर एडिशन उसको कंडक्ट कराया गया मेघालय के अंदर एंड स्पेसिफिकली अब एम क्या है इसका? एनहांसिंग इंटरऑपरेबिलिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक्सरसाइज जो है इज अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन द टू नेशंस। ठीक है, सो एक्स्ट्रा यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, एक यूनाइटेड नेशंस का चार्टर जो है चैप्टर नंबर 7 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर एंड इस साल का फोकस जो है कंपनी लेवल काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस इन सेमी अर्बन टेरेन अंडर द चैप्टर 7 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, सो विद रिस्पेक्ट टू दैट ये आपको इंफॉर्मेशन मिली है। देन क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया, समुद्र शक्ति इंडिया एंड फ्रांस, सूर्य किरण इंडिया एंड भूटान। हाउ मेनी पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम आर करेक्टली मैच। क्योंकि अगर हम शक्ति की बात करें तो वो इंडिया एंड फ्रांस के बीच की है, देन समुद्र शक्ति की बात करें तो इंडिया एंड इंडोनेशिया, देन सूर्य किरण की बात करें तो इंडिया एंड नेपाल के बीच की वो मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। देन इंडिया सेट्स आइज ऑन $1 ट्रिलियन सेमीकंडक्टर मार्केट, पीएम प्रोमिसेस फास्टर अप्रूवल्स। सो अब यहाँ पर क्या है? इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है जो कि 2021 में यहाँ पे लॉन्च किया गया था, जिसका मेजर एम ये है कि टारगेट यही मान के चला जा रहा है कि बाय द ईयर ऑफ 2030 अप्रोक्सीमेटली $1 ट्रिलियन की इंटरनेशनल मार्केट हो जाएगी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। उसमें से अब बहती गंगा में हाथ सभी धोना चाहते हैं, इंडिया क्यों ना ऐसा मैन्युफैक्चरर बन जाए, ठीक है, कि उस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में कुछ इंडिया के हिस्से भी आ सके। तो उसकी वजह से अब इंडिया में जो सेमीकंडक्टर्स है उसके डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ आपने दूसरी यहाँ पे ये नोटिस की होगी कि इंडिया का जो चाइना के साथ रिलेशन है वो आजकल ग्लोबल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सो ऑल टुगेदर हम ये चीज़ कह सकते हैं कि रशिया, चाइना और इंडिया, इन तीनों का यहाँ पर ग्लोबल अलायंस हमें आने वाले टाइम में बनता हुआ दिख रहा है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में रिसेंटली अब एक डेवलपमेंट बैंक की इस्टेब्लिशमेंट की भी बात की जा रही है। हो सकता है फंडिंग वहाँ से भी प्रोवाइड की जा सके आने वाले टाइम में, है ना। एंड सबसे बड़ी बात, जो ब्रिक्स नेशंस हैं, न्यूज़ में ये चीज़ अभी आई थी बट होगी या नहीं होगी वो हमें नहीं पता, वो अपनी खुद से यहाँ पर करेंसी निकालना भी चाह रहे हैं।
तो मल्टीपल चीजें जो हैं एक्ट करेंगे आने वाले टाइम पे ग्लोबली। तो सेमीकंडक्टर्स के लिए जिन्हें प्रधानमंत्री ने कल क्या मेंशन किया, डिजिटल डायमंड्स कहकर मेंशन किया। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि इंडिया अभी भी जीडीपी को अगर हम उनकी देखें इंडिया की तो 7.8% से बढ़ रही है। तो इंडिया का यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है कि 7.8% को हम आगे और कैसे बढ़ा सके ग्लोबल लेवल पे। तो सेमीकंडक्टर्स इज द फ्यूचर एंड अकॉर्डिंगली हम एक अगेन सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू ऑपरेट करना चाहते हैं, पोर्टल्स को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं एंड और ज़्यादा इंडस्ट्री को, ठीक है, यहाँ पे एमएसएमईज की ही बात की जा रही होगी मेजरली। तो जो एग्जिस्टिंग हमारे पास इंडस्ट्री है वो तो है ही है, बट और इंडस्ट्रीज को यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लगाना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि आने वाले टाइम में हम देख रहे हैं कि अभी सेमीकंडक्टर्स की इतनी डिमांड है, आगे हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो सेमीकंडक्टर्स की डिमांड लाजमी है कि वो बढ़ेगी। ठीक है, तो डिजिटल डायमंड्स की तरह उन्होंने बोला कि हम सेमीकंडक्टर्स को मान के चल सकते हैं। देन क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग, सेमिकॉन इंडिया इज अ प्रोग्राम विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹76,000 करोड़। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन वॉज लॉन्च इन द ईयर ऑफ 2023। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फर्स्ट 2021 में हुआ था लॉन्च, में ऑलरेडी आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ। ठीक है, एंड सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम 76,000 करोड़ का बजट आउटले का एक प्रोजेक्ट है जिसको सेमीकंडक्टर मिशन ऑफ इंडिया के अंडर या उसके थ्रू लॉन्च किया गया है। देन पीएम मोदी रिसीव्स फर्स्ट मेड इन इंडिया विक्रम 32 बिट चिप। एक बार इसको लाइट रीडिंग दे देना कि ये विक्रम चिप है क्या। 16 बिट का एक आप कह सकते हो अपग्रेडेड वर्जन, रिफर्बिश्ड वर्जन जो है एज अ मोमेंटो ने प्रेजेंट किया गया। देन सिंगापुर पीएम वोंग बिगिंस इंडिया विजिट फॉर पार्टनरशिप टॉक्स। तो इंडिया एंड सिंगापुर की यहाँ पे जो आपस में बायलेटरल ट्रेड के ऊपर क्या हो सकता है या कोऑपरेशन की जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा बिल्डअप कर सकते हैं। देन गवर्नर्स कांट सिट ऑन बिल एंडलेसली। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगेन कुछ रिस्पॉन्स आया है, इसको पढ़ लेना एंड हाईलाइटेड पोर्शन ही पढ़ना, उसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंटिल अनलेस कुछ ठोस यहाँ पर नहीं आ जाता इन रिटर्न ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तब तक इसके ऊपर डिस्कशन करके कोई इतना ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, बस आप स्टोरी को यहाँ पर पढ़ते रहना। ठीक है, एंड इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी वी हैव एन ऑनगोइंग बैच, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी बैच को लेकर इंक्वायरी होती है तो 1800-890-3043 जो कि टोल फ्री नंबर है उस पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं या sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। सेम गोज फॉर द टेस्ट सीरीज। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।